नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा की सदस्य संख्या बढ़कर 164 हो गई है और कांग्रेस की घटकर 63 रह गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव अदालत ने शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने न केवल मल्होत्रा का निर्वाचन रद्द किया बल्कि उनके प्रतिद्वंदी और भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विजयपुर से निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया, क्योंकि वे चुनाव में दूसरे स्थान पर थे। अदालत ने इस आदेश पर 15 दिनों का स्टे देने पर विचार किया है ताकि मल्होत्रा ऊपरी अदालत में अपील कर सके। दरअसल जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने पाया कि मुकेश मल्होत्रा ने 2024 के उपचुनाव के दौरान अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी, जिसे भ्रष्ट आचरण माना गया। मल्होत्रा पर 4 आपराधिक मामलों के विवरण और उनमें आरोप तय होने की स्थिति को छिपाने का आरोप सही पाया गया, जिसे कोर्ट ने मतदाताओं को गुमराह करने वाला माना। रामनिवास रावत ने मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ याचिका दायर की थी। मल्होत्रा ने रावत को उपचुनाव में 7,364 वोटों के अंतर से हराया था। अब अदालत के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई है। कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर आमने सामने है। भाजपा जहां कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है और सच की जीत बता रही है, वहीं फैसले का स्वागत करते हुए रामनिवास रावत ने सत्य की जीत बताया और कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा नेताओं का कहना है कि भारत की न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। तो उधर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। कांग्रेस ने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने एक हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कराने की साजिश के तहत एक आदिवासी विधायक का चुनाव शून्य घोषित करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा यदि लड़कर जीतना जानती है तो मैदान में आए और चुनाव कराकर मुकाबला करे। देखिए, 2-3 बातों को समझना पड़ेगा। पुरानी बात है, जब इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, तब का ये मामला है, क्योंकि रामनिवास रावत ने याचिका दायर की थी उस मामले पर। ये क्योंकि मामला कोर्ट में था, व्यक्तिगत कुछ भी बयानबाजी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से जो फैसला आया है, अब उसमें आगे क्या, क्योंकि मल्होत्रा को समय भी दिया गया है और ये बात बिल्कुल सच है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कांग्रेस खुद कह रही है कि इन सारी चीजों के लिए आगे अपील भी करेंगे। उसके बाद होगा क्या, क्योंकि जो चीजें आई हैं सामने, क्या माना जाए कि गलती की है या वाकई में किसी साजिश का हिस्सा है ये पूरा घटनाक्रम, हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। न्यायालय चुनाव सुधारों के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया में ये चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर कि नामांकन भरने वाला प्रत्याशी अपनी समस्त जानकारियां शपथ पत्र में भरकर दे। उसमें आपराधिक प्रकरण भी दिए जाने आवश्यक थे। उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई। उसके आधार पर मैंने रिट लगाई और माननीय न्यायालय ने आज रिट स्वीकार कर ली है। पूरी की पूरी रिट स्वीकार कर ली है, उसकी सदस्यता शून्य कर दी और हमें डिक्लेयर घोषित कर दी कि 2 साल से निर्मला सप्रे का केस है। इधर से उधर से उधर, इस कोर्ट से निचली कोर्ट में, निचली कोर्ट से उचली कोर्ट में, जबलपुर से इंदौर से जबलपुर, जबलपुर से इंदौर, विधानसभा अध्यक्ष के पास उसको घुमाया जा रहा है। तो एक तरफ वो व्यवस्था है और एक तरफ मुकेश मल्होत्रा को 6 महीने में केस लगा और पद मुक्त करके हारे हुए को विधायक बनाया। यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अरे दम है तो चुनाव में जाओ, लड़के आओ, जीत लो। विजयपुर में आप चुनाव लड़े, आपने मुंह की खाई, तो लड़ो तो सही, दम हो तो सामने आओ, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब ये जीतू पटवारी जी जाने और भारत के संविधान की दुहाई देने वाला उनका नेता राहुल गांधी जाने। न्यायपालिका कांग्रेस ने लगभग 40-45 साल से अधिक तक देश और प्रदेशों में राज किया है, तो क्या न्यायपालिका को कांग्रेस ने बंदी बनाया है? क्या कांग्रेस के इशारे पर न्यायपालिका चली है? इसलिए भारत के न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर किसी को भी उंगली उठाने का हक अधिकार नहीं। और माननीय न्यायपालिका ने इतना ही नहीं तो अवसर भी दिए, कोई फाइनल अथॉरिटी करके निर्णय नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वार उनके लिए खुले हैं और अगर उनके पास सत्य है, प्रमाण है, तो वो जा सकते हैं। राजनीतिक तौर पर ना हम देखें ना वो देखें, ये न्यायिक प्रक्रिया है और इसको न्याय प्रक्रिया से ही देखा जाना चाहिए। हम अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं। अदालत ने निर्णय किन परिस्थिति में किया, क्यों किया, ये न्यायालयी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ जीतू पटवारी जैसे बड़े व्यक्ति, नेता को न्यायालय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। न्यायालय जो भी करता है किसी न किसी कारण। देखिए, अदालत की कार्रवाई है, इसमें अदालत ने किन्हीं परिस्थितियों में कोई चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण निर्णय दिया है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें किसी का सम्मान अपमान की बात नहीं।
मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को अदालत की समझ कम है, अदालत का सम्मान करना। चलिए, तो विधायकी पर फैसला तो है ही, लेकिन सियासी झमेला भी शुरू हो गया है। देखिए, इस चीज को समझिए, जब कोई इलेक्शन होता है, जो हलफनामा दायर किया जाता है, यदि कोई उम्मीदवार उस पर याचिका दायर कर रहा है या उन्हें डाउट था कि सारी चीजें गलत तरीके से की गई हैं, तो ये तो एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। सारी चीजें चलती आ रही थी। इस चीज को ऐसे समझिए कि अब जो डिसीजन हुआ है, तो हाईकोर्ट से कांग्रेस को जरूर झटका लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहां तक जाइए, सारी चीजें हैं। यदि कोई प्रूफ है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन यदि हाईकोर्ट ने चीजों को प्रमाणित किया है तो क्या आप कोर्ट पर सवाल उठाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सचिन सक्सेना, अभी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे ललित सेन। ललित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट ग्वालियर से आशुतोष दुबे। आशुतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आशुतोष जी आपसे ही करूंगी। कैसे इस विषय को समझे? एक तो क्या है, देखिए, उपचुनाव जब हुआ था तब की ये घटनाक्रम है, समय भी हो गया इस चीज को, और इस ड्यूरेशन में अब क्योंकि जो चीजें सामने आई हैं, जो याचिका लगाई गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया और उनकी विधायकी को हटा के जो सेकंड नंबर पे उम्मीदवार थे रामनिवास रावत, उनको विधायकी दी गई। बात इस चीज की है कि इस पर हम अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कांग्रेस कर रही है और बिल्कुल जाएंगे, उनको मौका भी मिला है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझे तो हो क्या सकता है? क्योंकि इलेक्शन जब हुआ तब कौन जीता, उस समय पे जो हलफनामे दायर किए गए थे, क्या तब चेक नहीं किया? ये तो पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना सर, कोई कैसे कुछ भी लिख के दे सकता है। इस घटनाक्रम पे भी हमें जाना है। मान लीजिए मैं इलेक्शन में हूं या आप इलेक्शन में हैं, हमें अपनी पूरी डिटेल देनी होती है, तो किसकी डिटेल सही है गलत है, इसका भी तो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई कुछ भी लिख देगा। थोड़ा सा इस घटनाक्रम को समझाइए और इस पर आगे क्या हो सकता है। देखिए, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, जैसा कि राखी जी आपने बताया, तो ये कोई प्रत्याशी जब चुनावी हलफनामे में अपनी डिटेल्स देता है, उसके बाद वो क्रॉस वेरीफाई होता है। लेकिन उस समय क्योंकि ये क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं किया गया और बाद में ये स्थिति पैदा हुई, और अभी का जो घटनाक्रम हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामनिवास रावत जी को विधायक घोषित किया गया और इनकी मुकेश मल्होत्रा जी की विधायकी को शून्य करना एक बड़ी बात है। देखिए, न्यायालय के आदेश पर टीका टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी अगर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि न्यायालय का आदेश जो आया है कि अगर किसी व्यक्ति ने चुनावी हलफनामे में कोई जानकारी नहीं दी या कोई जानकारी छुपाई है, तो ये उसके लिए अलग प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको कोर्ट को एक अलग तरीके से संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने रामनिवास रावत जी को विधायक घोषित किया, यह मुझे लगता है कि कहीं उचित नहीं है, क्योंकि जनता ने जनादेश जो दिया था वह मुकेश मल्होत्रा जी को दिया था, ना कि रामनिवास रावत जी ने। और जनता ने अगर किसी प्रत्याशी को नकार दिया तो कोर्ट को इस जनादेश का सम्मान रखना चाहिए था। और ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि ऐसा आदेश पारित करने की बजाय कोर्ट को दोबारा चुनाव कराने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ी है, लेकिन उससे पहले ललित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो खुले हैं और जिस तरीके से आशुतोष जी भी कह रहे हैं कि इसका कोई दूसरा एक विकल्प हो सकता था। फिलहाल जो पूरा घटनाक्रम आया है, क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये तमाम चीजें करती है, क्या स्टैंड लेंगे और किस तरीके से इस विषय पर आगे बढ़ेंगे? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो ये मुद्दा इतना जटिल है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और यहाँ पर भारत में पूरे एक लोकतंत्र, पूरे दुनिया में हमारे लोकतंत्र पर विश्वास किया जाता है कि लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत है कि हम इसके, और कहीं ना कहीं उसके कारण से ही आज मोहन यादव हों या नरेंद्र मोदी जी हों, इस लोकतंत्र के खूबी के कारण ही आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। और सबको अधिकार होता है, जैसा कि आशुतोष जी ने भी कहा है, कि अगर किसी ने गलती की है तो निर्वाचन प्रक्रिया में जैसा कि आपको नामांकन होता है, स्क्रूटनी होती है, दावे आपत्ति होते हैं, और निर्वाचन प्रक्रिया में जब भी अगर कोई त्रुटि होती तो जो हमारा पीठासीन अधिकारी होता है वो उसको बुलाकर शुद्ध कराता है। मान लीजिए अगर गलती भी थी तो इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि कोई उसमें केस लग गया था उन पर, और 2 केस तो राजनीतिक हैं उसमें, मेरे पास केस की कापियाँ भी रखी हुई हैं। अगर वो राजनीतिक केस है
तो उसको राजनीतिक नज़रिए से देखना चाहिए। और जब हम हमारा जो प्रत्याशी होता है उसको भी अवसर दिया जाता है अपोजिशन को स्क्रूटनी के टाइम। मान अगर हो भी गया, ठीक है, मान लेते हैं हमारे प्रत्याशी ने स्वीकार भी किया कि चलो अगर त्रुटिवश भी हो गया, तो मैं माननीय न्यायालय का पूरे सम्मान करता हूँ। वो हर भारत का हर नागरिक न्यायालय का सम्मान करता है, मगर न्यायालय ने इस केस में जितनी जल्दबाजी दिखाई है, मैं आपके संज्ञान में लाऊं माननीय अध्यक्ष जी की, आपने अभी बात बताई थी कि नरोत्तम मिश्रा जी को 2017 में भारत निर्वाचन आयोग ने उनका निर्वाचन शून्य किया और इसके बाद आज दिनांक तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसके पहले नीना वर्मा जी, आप धार में जब चुनाव हुए थे, उनको भी हमने केस लगाया था, कांग्रेस पार्टी के 1 वोट से जीती थी, उसका पूरे 5 साल तक चलता रहा। आखिरी 1-2 दिन पहले उसका निर्णय आया, कांग्रेस के पक्ष में आया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में और जो ये निर्णय जो आया है, जो इतनी फास्ट स्पीड से आया कि आज आप घोषित करते हैं और उसको न्यायपालिका का सम्मान है, मगर न्यायपालिका को ये अधिकार नहीं है कि जो हमारे जनमत से जीते हुए व्यक्ति को आप शून्य कर दें तो आप जनमत में जाइए दोबारा से, ये आदेश कर सकते हैं। मगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो सेकंड रनर अप है और वो भी भारी मार्जिन से, कोई 2, 5, 10 वोट से नहीं है, 7,000 समथिंग ऊपर है उसके वोट, उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप शून्य हो जाइए। ये कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये एक बात जो है कि हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी के खिलाफ भाजपा जहाँ जैसे विजय शाह का भी आपका देख लेंगे, जितने भी नेता हैं, चाहे आप सीधी का देखिए कि वहाँ पर जो एक मूत्रकांड हुआ था, इस प्रकार की कई घटनाएं हैं कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा अलग है, मानसिकता आदिवासियों के खिलाफ है। न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। हमारे जो अधिवक्ता हैं माननीय विवेक तनखा जी, उन्होंने आज भी ट्वीट किया है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमको न्यायपालिका पर भरोसा है और हमको न्याय मिलेगा, हमारा ये मानना है। ठीक है, चलिए सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, देखिए, क्योंकि मामला जब कोर्ट में होता है, बहुत ज्यादा उस पर अलग से कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा ना, चाहे कोई पार्टी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो। लेकिन ये जो पूरा एक घटनाक्रम हुआ है, ऐसा लगता है इन्हें कि इस तरीके से डिसीजन ना होके यदि आप एक बार फिर से इलेक्शन ही करवा लेते तो शायद कोई आपत्ति कांग्रेस को नहीं होती। दूसरी चीज ये कि सर, जब हलफनामा हुआ था, चलिए हम मानते हैं उम्मीदवार ने याचिका दायर की, रामनिवास रावत ने, लेकिन ये भी तो देखिए कि हर चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। एक तो इतना लंबा वक्त हो गया, उस समय पे प्रॉपर चीजें क्यों चेक नहीं की गई? जिसकी भी जिम्मेदारी थी, चाहे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो, इन चीजों को भी देखा जाना चाहिए था। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी सख्ती थोड़ी सी दिखानी चाहिए। वो कोई भी हो, मान लीजिए जस्ट अपोजिट किसी और पार्टी का मतलब होता है, या डिसीजन मान लीजिए उसमें होता, आपके किसी कैंडिडेट का मान लीजिए इलेक्शन शून्य होता, तब भी तो सवाल उठते। राखी जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट आशुतोष जी को और ललित जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, जब हम हलफनामे की बात करते हैं, एफिडेविट की बात करते हैं, तो एफिडेविट अपने आप में सत्यापित होता है कि मैंने अपने द्वारा जो जानकारी प्रदान की है वो जानकारी पूरे होशावास में और पूर्ण रूप से सत्य है। ये आदमी अपने आप को खुद को कहीं ना कहीं सत्यता का सर्टिफिकेट देता है, वो एफिडेविट मान्य होता है और वही एफिडेविट के बूते कहीं ना कहीं सारी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, आज कांग्रेस को लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आ रही है। जब मान्य संस्थाओं का अपमान करना, मान्य संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाना, उनकी कार्यशैलियों का मखौल उड़ाना, तब इनको लोकतंत्र की खूबसूरती नजर नहीं आती है। जेपी धनोपिया जी के लीगल सारे वो देखते थे क्या? फॉर्म उन्होंने नहीं देखा था क्या? कांग्रेस को इस बात को राखी जी ये स्पष्ट करना चाहिए, क्या वाकई कांग्रेस को जो उन्होंने बातें छिपाई उसकी जानकारी नहीं थी, या कांग्रेस को भी जानकारी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस कहीं ना कहीं उस अपराध में, उस पाप में उनकी सहभागी बनी? ये प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर भी अभी वर्तमान में लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से आज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस अपराध में कांग्रेस की भी सहभागिता नजर आ रही है कि जिस जो निर्णय जो आया है, ठीक है, किसी निर्णय से सहमति होना, असहमति होना अलग विषय है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, उसका खुद का अधिकार है कि वो अपनी बात अन्य हाई कोर्ट में रख सकता है, उससे ऊपर कोर्ट में रख सकता है, अपनी बात को एक पूरे जनतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप करा कि आदिवासी के खिलाफ षड्यंत्र ये है वो, इसमें राखी जी भारतीय जनता पार्टी को क्या लेन देना? गलत आप करो, अपराध आप छिपाओ, गलत जानकारी आप प्रस्तुत करो, जनता को भ्रमित आप करो। आपने तो 2-2, 3-3 पाप किए हैं। आपने तो उस जनता को भी भ्रमित किया है जिस जनता ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास जताया है, आपकी पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। तो आपको तो स्पष्ट उस जनता की कोर्ट में जाके भी माफी मांगनी चाहिए। आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि वाकई गलती हुई है और मैं माफी चाहता हूं, और आगे तो मैं मतलब एक नैतिकता के आधार पर अगर मैं बातचीत करता हूं
तो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इनको सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पाप करा है, इन्होंने जो जनता से छिपाई है जानकारी, उस जानकारी छिपाने के तहत कहीं ना कहीं जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको जनता की अदालत में जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी प्रक्रिया हुई है, जो भी निर्णय आए हैं, पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आए। साथ निर्वाचन आयोग भी इस बात को कहता है कि जब जब जो चीज आपने, आपके ऊपर कुछ अपराध होंगे, आपके सजा हुई होगी, जो भी हुई, लेकिन आप अपनी सारी जानकारी, अपनी संपत्ति की सारी जानकारी, आपके ऊपर लंबित निलंबित जितने प्रकरण हैं, वो सारी जानकारियां आप अपने उस एफिडेविट में उसका प्रस्तुतिकरण करें और जनता के समक्ष उसको कहीं ना कहीं प्रसारित करें, ताकि जनता इस बात का निर्णय ले सके कि मैं जिसको वोट देने जा रहा हूं उसका वास्तव में चरित्र क्या है, उसका आचरण क्या है, क्या मुझे उसको इस आचरण के साथ में अपना जनप्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति के बाद भी जनता उसको जनप्रतिनिधि स्वीकार करती है तो जनता का जो निर्णय हो तो शिरोधार्य होता है, सभी के लिए शिरोधार्य होता है। लेकिन जब आप जनता को झूठ बोलते हो, जब आप जनता से बातें छिपाते हो और उस क्षेत्र की बात करते हैं जो एक आदिवासी क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र है, वहां कहीं ना कहीं अगर पेड़ों की कटाई के लिए, अवैध कटाई के लिए आपको सजा दी जा रही है, आपको कहीं ना कहीं उसके लिए मुजरिम साबित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस बात को उस जनता को जानने का पूरा अधिकार था जिस जनता ने आपको वोट दिया है। आपने सबसे बड़ा पाप ये करा कि आपने उस जनता को से उस बात को छिपाया है, और जब उस बात को छिपाया और उस बात को जब चैलेंज किया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब आपको यह बताना है कि आपको न्यायिक व्यवस्था में आपका कहीं ना कहीं विश्वास है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और विश्वास है तो एक राजनीतिक शुचिता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तो देखिए जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन कांग्रेस का है, कैंडिडेट का भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उनको लगता है जो चीजें हुई हैं, छोटा सा मामला नहीं है ना सर, बड़ा इलेक्शन होता है, एक विधायक बनना और एक जनमत, बड़ा एक जो क्षेत्र होता है, काफी लोग वोट करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, हाईकोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में यदि ये बातें जाती हैं और ये सारी जो एक विकल्प आपने भी दिया कि यहाँ से ये डिसीजन नहीं होना था कि आप विधायकी शून्य कर दें या निरस्त कर दें, आप दोबारा से इलेक्शन करा सकते थे, क्या इस तरह का डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है? क्योंकि जब हम सोच सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सोच सकता? या फिर हो सकता है हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उस पर कोई और ऐसा एक चीज सुप्रीम कोर्ट बढ़ाए जिससे ये मामला अभी भी होल्ड ही रहे, क्योंकि एक तरफा डिसीजन तो हाईकोर्ट की तरफ से हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम होगी, तो क्या फैसले को पलटा जा सकता है वहां से? देखिए राखी जी, जैसा आपने बताया कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, और मुझे, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना बिल्कुल जाना चाहिए, और कांग्रेस जाएगी भी, जाना भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को पलटा जाएगा, और जहां तक है किसी ऐसे व्यक्ति को विजयी घोषित कर देना हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मंत्री घोषित कर दिया, पहले चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया था, उसके बाद भी जनता ने उस व्यक्ति को नकार दिया, तो सोचिए कि कितना जन आदेश उस व्यक्ति के खिलाफ था, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय ने उसको विधायक घोषित कर दिया। तो ये जनता ने जो अपना आदेश पारित किया था, जो जनता ने जनादेश चुना था, उसके विपरीत ये निर्णय है, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा और कोई ऐसा निर्णय पारित करेगा जो कि सभी के हित में हो। अगर मुकेश मल्होत्रा जी से गलती हुई या उन्होंने जानबूझकर कोई हलफनामे में जानकारी छिपाई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हारे हुए प्रत्याशी को, जिसको जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया, उसको आप विजयी प्रत्याशी घोषित कर दें। तो मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और कोई ऐसा निर्णय पारित करेगा जो कि नपातुला निर्णय होगा, एक तरफा निर्णय ना हो। ठीक है। अच्छा, एक पहलू ये भी है कि हलफनामे में मान लीजिए 6 आपराधिक रिकॉर्ड हैं, तो 4 का जिक्र है, 2 का जिक्र नहीं है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो 2 कौन से मामले थे, वो छूट गए, भूलवश छूट गए, या ऐसे कोई मामले थे जो बताना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे सर अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल ये लग रहा है कि कोई भी कैंडिडेट जिसे टिकट मिला है पार्टी से, जो एक विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहा है, उसके बारे में क्या लोगों को पता ही नहीं होता? क्या प्रशासन को बिल्कुल नहीं मालूम होता? एक छवि होती है हर एक लीडर की, सबको सब पता होता है। ठीक है, आपने यदि 6 में से 4 का जिक्र किया, 2 का नहीं किया, तो वो 2 ऐसे कौन से मामले थे? तो मुझे लगता है हर पहलू पर बात जरूरी होगी। कुछ कहना चाह रहे थे सचिन जी, बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि आशुतोष जी जो इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये न्यायालय का अपना अधिकार क्षेत्र, उनका स्वतंत्र अधिकार है कि वो किसी को विधायक घोषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसके धारा 101 डी के तहत इस चीज का प्रावधान है और उसका उपयोग पूरा न्यायालय ने किया। ठीक है, आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से बातचीत हुई थी कि आपने अभी राकेश जी कहा कि एक तरफा निर्णय हो गया। बिल्कुल एक तरफा निर्णय नहीं हुआ है, बकायदा दोनों साइड से हियरिंग हुई है, न्यायालय ने सारी बातें सुनी, सबकी बातें सुनी, सारे पक्ष आए, सारे डॉक्यूमेंट आए, सब पे हुआ उसका। जब हम इस प्रकार की बातें डिबेट में बैठ के करते हैं राकेश जी, एक तरफा निर्णय हो गया तो हम माननीय न्यायालय की भी अवमानना करते हैं और कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं जो न्यायिक व्यवस्था जो इस देश में सबसे ऊपर है। हाईकोर्ट ने तो फैसला, आपने जो बात करी है, आपने जो बात करी है, मैं उस बात को कह रहा हूँ। हाईकोर्ट का निर्णय तो क्लियर है ना सर, उसको तो क्लियर निर्णय किसको बोला जाए? नहीं, आप स्पष्ट बोलिए ना उसको कि स्पष्ट निर्णय आ गया। एक तरफा निर्णय मतलब क्या होता है? नहीं, वन साइडेड डिसीजन। आप एक तरफा निर्णय अगर कहेंगी तो वो वन साइडेड डिसीजन ही कहलाता है। अंडरस्टूड होता है ना कि कोर्ट के अंदर एक तरफा नहीं, देखिए ये चीज आशुतोष जी बैठे हैं, वकील हैं, मैं भी कहीं ना कहीं इस फील्ड से हूँ, मुझे पता है कि शब्दों का चयन कहाँ और किस प्रकार से होता है। आशुतोष जी इस बात को अच्छे समझते हैं कि एक तरफा निर्णय क्या होता है और जो डिसीजन, स्पष्ट डिसीजन की आप बात कर रहे हैं वो क्या होती है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भारत में हमारे यहाँ तीन हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। विधायिका का जो सिस्टम है उसमें जो अधिकार उसको विधायिका को है उसको करना पड़ेगा। न्यायपालिका के अधिकार, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आदरणीय सचिन जी कह रहे हैं कि उसको दोबारा जाना चाहिए, तो कोर्ट सुप्रीम अगर हमारा माननीय न्यायालय ये निर्णय लेते कि आप ये शून्य किया जाता है और दोबारा से चुनाव होंगे, तो हम भी मानते, हम दोबारा से चुनाव में जाते और फिर चुनाव लड़ लेते। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इतने लंबे मार्जिन से हारे हुए व्यक्ति को दोबारा से विधायक घोषित करना मतलब एक तरह से उस जनता को नकारना। सचिन जी एक सेकंड, जो जनता ने इतना बहुमत दिया है उस बहुमत को आपको नकारने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने जब नरोत्तम मिश्रा जी की बात थी तो शून्य किया था, तब आपने ये पूरी आपकी जो विचार थे, तब ये बातें थी, तब क्यों नहीं की? अब मध्य प्रदेश विधानसभा में हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि निर्मला सप्रे जो बीना से विधायक है, भाजपा के मंच पर गई लोकसभा चुनाव में, सदस्यता ली और आज दिनांक तक ना हम जबलपुर में जाते हैं तो कभी बोलते इंदौर जाना है, इंदौर में यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी को निर्णय लेना है, विधानसभा अध्यक्ष को, आज तक निर्णय नहीं ले रहे हैं। उस विषय में एक बार भी आपने बात नहीं की कि भाई ये भी तो सेम चीज़ है। 2 साल से हम संघर्ष कर रही कांग्रेस कि इनकी विधायिका सुन की जाए, उस पर नहीं बात कर रहे हैं हम। कहीं ना कहीं हम मानसिकता के आधार पर ये देख रहे हैं कि एक आदिवासी व्यक्ति को हमको नीचा दिखाना है, जनमत को नीचा दिखाना है। जनमत अगर माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, मगर माननीय न्यायालय भी अगर ये कहते कि दोबारा से निर्वाचन शून्य किया जाता है और दोबारा से चुनाव होंगे, तो हम मानने को स्वीकार हैं और हम जाएंगे चुनाव में। हम अभी यही तो कह रहे हैं, हम निर्णय को अमान्य नहीं कर रहे हैं, मगर निर्णय को सही तरीके से हो, इसमें हम चाहते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट हैं उनका भी ये मानना है कि निर्णय में बदलाव हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अब जो भी होगा वो डिसीजन कोर्ट के हाथों होगा, क्योंकि हाईकोर्ट से तो क्लियरिटी मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो चीज़ें होंगी। लेकिन इसके 2-3 पहलू हैं जिस पर मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि 6 आपराधिक रिकॉर्ड में से 4 का जिक्र था, 2 का क्यों नहीं था? भूलवश हुआ, जानबूझ के किया गया? कौन से 2 ऐसे मामले थे जिसका जिक्र नहीं है? क्या उसको आधार बनाकर तमाम चीजें की गई हैं? तो ये तो कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो चीजें आई हैं, उन चीजों को समझना पड़ेगा और यही चीजें यहाँ से फॉरवर्ड होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगी, तब वहां से डिसीजन आएगा। हाँ, सचिन जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी राकेश जी, देखिए क्या है, अभी हाल मेरे मित्र ललित जी ने जो बात कही है कि उसको जनता ने बहुमत दिया। जनता ने बहुमत आपके आचरण को देख के दिया था, आपने जो डिक्लेरेशन दिया था उन सब चीजों को देख के जनता ने सोच समझ के निर्णय लिया, ठीक है ये कैंडिडेट अच्छा है। जब आपने वो बात छिपा ही ली, आपने अपना आचरण ही पूरा नहीं खोला। आज आशुतोष जी बैठे, मैं बैठा, आप बैठे हुए, अगर हम अपने बारे में सही जानकारी नहीं देंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या निर्णय ले पाएगा? हमें अपनी जानकारी सही देनी, तभी तो हम निर्णय ले पाएंगे। थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखती, मेरी बात सुनिए। पेड न्यूज में और उसका आचरण वो आचरण में नहीं आता सर। तो माननीय न्यायालय सर खुला है, आप माननीय न्यायालय में तो विश्वास रखते हैं ना? चलिए, ये बात तो क्योंकि मध्य प्रदेश की है, मेरा यही तो कहना है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज 1 मिनट सुनिए। हमारे यहाँ सर, हमारे देश में, ये तो खैर घटना चलिए मध्य प्रदेश की है, तो लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि जो आचरण और हलफनामे की बात हो रही है कि बता देते यदि, तो वो छवि एक जनता के बीच होती है। तब सर जेल में बैठे हुए कई ऐसे अपराधियों ने इलेक्शन जीते हैं अच्छे खासे वोटों से, तो ये तो हम ना ही कहें कि आचरण और छवि, वो तो डिपेंड करता है कि किसका क्या आचरण हो। इस चीज को भी समझिए ना राखी जी।
जी राखी जी, देखिए अगर जेल में बैठा हलफनामे व्यक्ति को चौराहे चुनाव पे नहीं जीत रहा लगाता है, निर्वाचन आयोग। लेकिन सुनिए, अगर वो जीत रहा है इसका मतलब उसने अपनी सारी चीजें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे अपराध उसने अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से लिखे हैं। उसके बाद जनता ने तय करा कि ये जेल में है, उसके बावजूद अगर जनता उसको जिता रही है तो निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधि होने के लायक और जनता का उसमें विश्वास है, जनता ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है। उसने कोई चीज हिडन नहीं रखी है, यहाँ बात छिपाने की है। आपने जो 210 पेड़ काटे थे जिसके लिए आपको कन्विक्शन हुआ था 7 साल का, आपने वो जानकारी तक आपने उसमें छिपा ली। तो ऐसे अपराध जो और वो क्षेत्र में जहाँ जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो जल जंगल जमीन और सूर्य की पूजा करते हैं, ऐसे समय पे अगर आप इस प्रकार के अपराध को छिपाने का कुछ से प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस लोगों की उन मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकते हैं, और वो जब धूल झोंकते हैं तो ठीक कहीं है, ना कहीं उन पर चलिए निर्णय सचिन जी, लेने में इस ठीक है, प्रकार की समय हो गया, मैं रोकूंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं आशुतोष जी? हाँ बोलिए। राखी जी, जैसा सचिन सक्सेना जी बता रहे हैं, तो ललित सेन जी का भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें उनको दोबारा चुनाव करा लेने चाहिए थे। जनादेश को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए उनको दोबारा चुनाव करा लेने चाहिए थे। एक जनता द्वारा नकारे हुए, पूर्ण रूप से नकारे हुए व्यक्ति को, जिसको भाजपा ने मंत्री घोषित कर दिया था चुनाव से पहले ही, अरे पर आशुतोष जी, जब आप जानकारी सही नहीं देंगे तो नकारना और नहीं नकारना वाला तो विषय नहीं आता ना। जानकारी तो आपने सही नहीं दी। न्यायालय के सम्मान करता हूं, पेड़ काटने में बगैर परमिशन के, एनजीटी की परमिशन के भोपाल में हजारों पेड़ काटे। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप जानकारी छिपा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने सही जानकारी दी नहीं है तो जनता तो भ्रमित होगी ना। या तो अगर जनता भ्रमित नहीं होती तो हो सकता है 7,000 वोट उनको मिले, 7,000 वोट उनको नहीं मिलते। आप इस बात को भी तो समझिए ना। घोषित कर देना जिसको जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया, तो दोबारा चुनाव कराने में क्या? नहीं, जनता ने बिल्कुल नहीं नकारा, और ये माननीय न्यायालय का अपना स्वतंत्र अधिकार है कि वो उसको घोषित कर सकती है। मंत्री बनाया आपने, उसमें चुनाव में पहुंचाया, आप सहमत हो सकते हैं, चुनाव हार गए। ये अधिकार हार गए मंत्री के बाद मध्य प्रदेश को। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय 14 से 15 दिन का अभी वक्त मिला है, 14 से 15 दिन का। सारी चीजों की तैयारी कांग्रेस की भी है। मामला जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट, चीजें आएंगी निकल कर, तब तो डिसीजन होगा। और वहां भी दोनों साइड से तमाम चीजें होती हैं, कोई एक तरफा नहीं होता। और सचिन जी, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अमूमन ये होता है, कुछ फ्लो में, कुछ बातों में हम कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ये बहुत अंडरस्टूड है कि एक तरफा डिसीजन कोई भी कोर्ट कभी नहीं करती है सर। चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। आपने मेरे शब्दों को उस तरीके से लेके बोला कि ऐसा नहीं क्रॉस करना था, तो ये सारी चीजें बहुत अजीब भी लगी मुझे। बट ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई भी एक तरफा डिसीजन कोर्ट नहीं करता, संविधान में ही नहीं है। तो इस चीज को भी समझना था। खैर, चर्चा समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थोड़ा सा टाइम जरूर है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही, क्योंकि तैयारी है कांग्रेस की। और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये इलेक्शन फिर से हो जाए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन क्या देता है। और एक बात और भी है जो इस चर्चा से निकल कर आया, एक कॉमन सी चीज की यदि ऐसी कोई बात हुई भी है या कोई गलती मल्होत्रा जी से हुई भी है, तो आप उस निर्वाचन को शून्य मत करिए, आप दोबारा से इलेक्शन करा लीजिए। ये एक, इस पर कांग्रेस भी एग्री है, लेकिन बीजेपी एग्री फिलहाल नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर इस मामले में क्या हो सकता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।